नमस्कार। वेलकम टू इंडिया प्लेट्स। तो सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द इंडियन पॉलिटी। In the previous video, we saw about the historical background। अच्छे से हमने देखा था जितना पॉलिटी में हमें चाहिए। बाकी वो पार्ट जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था that we are going to cover extensively in the modern history। तो यहाँ पे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जितना हमें चाहिए उतना हमने टचअप किया था। So in this video, let us begin our discussion with the companies rule। यहाँ पे हम सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स को पढ़ेंगे, सारे चैप्टर एक्ट्स को बहुत ही ब्रॉड वे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो यार देखो, जब कंपनी रूल आता है, कंपनी रूल पढ़ने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर द एक्ट। तो देखो, कंपनी रूल आता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1773। तो 1773 से पहले का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि इंग्लैंड में यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स लोग जो है, जो मालिक लोग हैं, वो कहाँ पे बैठते थे? वो इंग्लैंड पे बैठते थे। और इंग्लैंड में बैठते हुए उनका रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर तीन मुख्य प्रेसिडेंसीज उस समय की थी। बंगाल प्रेसिडेंसी जो सबसे अमीर माना जाती थी, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ईच ऑफ द प्रेसिडेंसीज हैड देयर ओन गवर्नर, और ये तीन प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, इक्वल पावर शेयर करते थे। ये तीन गवर्नर किससे रिपोर्टिंग करते थे? वो इंग्लैंड में बैठे हुए द COD, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उससे सारे रिपोर्टिंग किया करते थे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? नाउ अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, इट वाज द फर्स्ट एक्ट जहां पे क्राउन कोशिश करता है कंपनी के मामले को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक्ट में सबसे पहला प्रावधान क्या था कि यहाँ पे प्रमोशन होता है। द गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रहे, किसको? बंगाल के गवर्नर को अब प्रमोट करके बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहाँ पे एक जनरल ट्रिवियल क्वेश्चन है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ व्हेन द गवर्नर ऑफ द बंगाल इज प्रमोटेड, तो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके वर्कलोड में भी तो बढ़ोतरी हुआ। तो उसको असिस्ट करने के लिए एक और चीज होता है, 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो किसके अंडर होंगे? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर होंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये लोग असिस्ट करेंगे। याद रहे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट में हुआ था, तो सरासर यहाँ पे तुम मार सकते हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल के नीचे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये समझ में आए क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके नीचे 4 चमचे को रख दिया गया, जो 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारन हेस्टिंग हुआ। किसका? इंडिया का नहीं। इंडिया का जब हम देखेंगे वो लॉर्ड बेंटिक हो जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट टाइम वारन हेस्टिंग हुआ। ठीक, नाउ देखते हैं दूसरा चेंज क्या हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट को बिठाया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया इन द कलकत्ता। 1774 में कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बना। उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रखा गया और 3 जस्टिस रखे गए। एंड लेट मी टेल यू, इनिशियली एस्टेब्लिशमेंट में सुप्रीम कोर्ट का पावर बहुत था। आगे हम इसको अमेंडिंग एक्ट में जब देखते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को रिड्यूस किया गया, क्योंकि क्या हुआ ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, तो इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट में सुप्रीम कोर्ट का पावर बहुत ही ज़्यादा था। वो हर एक मामला जो गवर्नर जनरल करना चाहता था उसके बीच टांग अड़ाता था। एंड उसका जुरिडिक्शन भी पूरा ऑल ओवर द कैलकाटा रीजन था। एंड ऑल्सो जो सारे प्रोविंशियल कोर्ट थे ये इसके अंडर आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश होता है कि कब? 1774 में कोलकाता में, कैलकाटा उसे कहते थे, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन होता है कि एक चीफ जस्टिस होता है, 3 जस्टिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर, तीसरे नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। थर्ड नंबर पे क्या होता है? ब्राइब को अबॉलिश किया जाता है, घूसखोरी को अबॉलिश किया जाता है। नाउ दिस में साउंड अजीब,
दिस में साउंड अनयूजुअल कि पूरा रेगुलेटिंग एक्ट में ये मेंशन है कि ब्राइब को अबॉलिश किया जाता है। पर हाँ, अगर तुम देखोगे तो 1773 में कंपनी का हालत पूरा खराब था। क्राउन लोन दिया हुआ था, कंपनी ह्यूज लॉस में जा रहा था। पर यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, वो यार बहुत एक्सट्रीमली रिच हो गए थे। अलग लेवल का भ्रष्टाचारी यहाँ पे कर रहे थे, तो बहुत ही एक्सट्रीमली रिच हो गए। और ये सब अंडर द टेबल चीजें इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी प्रचलित थी कि एवरीवन इन द इंग्लैंड वांटेड अ पोजीशन इन द इंडिया। हर कोई चाहता था इंडिया में आकर अफसर बन जाए क्योंकि वहां उसके बाद पैसा ही पैसा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्राइब को अबॉलिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब रिपोर्ट करेंगे किसको, क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। किस मामले में भाई, इन द मैटर ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड थिंग्स, इन द मैटर ऑफ सिविल अफेयर्स एंड मिलिट्री अफेयर्स। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे टू रिपोर्ट टू द क्राउन। इनकी ये ड्यूटी है कि ये तीन मामले में, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के सारे मामले ये क्राउन को रिपोर्ट करे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये चार मुख्य प्रावधान थे। फर्स्ट, प्रमोशन हुआ गवर्नर ऑफ बंगाल का, गवर्नर जनरल में वो प्रमोट हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है। थर्ड, घूसखोरी को यहाँ पे अबोलिश किया जाता है। फोर्थ, सीओडी मतलब क्या, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू, मैटर रिलेटेड टू सिविल अफेयर्स, मैटर रिलेटेड टू मिलिट्री अफेयर्स, उसकी ये दायित्व है कि वो क्राउन को ये रिपोर्टिंग करे। ठीक है, तो हो गया पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद सिनेरियो देखते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट देखते हैं। इसके बाद क्या होने लगा, लिटरली सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी करना चाहता था, हर एक मामले में उसका टांग अड़ाता था। और इसके वजह से एक प्रॉब्लम, कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल, पावर क्लैश हो रही। जो बड़ी बड़ी हस्तियां जब पावर क्लैश करती है तो दहशत मच जाता है। तो एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी में यही वाला सिनेरियो हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के वजह से गवर्नर जनरल का पावर एक्सट्रीमली लिमिटेड हो गया था। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट वाज लिमिटेड। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल couldn't वर्क फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके सुधार के लिए लाया गया नेक्स्ट 1781 में द एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे कहते हैं, वरना बोलते हैं द एक्ट ऑफ 1781। तो इस एक्ट का पहला द इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, केवल गवर्नर जनरल नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल और उसके सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे थे, तो उनको जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट अब गवर्नर जनरल जब अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में हो, उसके ऊपर कोई निष्पत्ति नहीं ले सकता, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। ठीक है, गवर्नर जनरल को यहाँ पे कुछ पावर दिया गया, कुछ इंडिपेंडेंट उसको बनाया गया। नाउ सेकेंडली, गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर यहाँ पे दिया गया। क्या, जैसे रेवेन्यू रिलेटेड, कलेक्शन रिलेटेड, टैक्स कलेक्शन रिलेटेड मैटर्स, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से कंप्लीटली बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उसे क्वेश्चन तक नहीं कर सकता। नाउ उसके बाद गवर्नर जनरल को ये भी पावर दिया गया कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम कर सके फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड द काउंसिल। देखो, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ। पर जब प्रोविंशियल लेवल, वहां पे भी तो ऑलरेडी पहले से कोर्ट्स एस्टेब्लिश थी। तो उस कोर्ट्स के, जैसे देखो मद्रास का एक कोर्ट हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कोर्ट हो गया, तो वो क्या था, प्रोविंशियल लेवल पे कोर्ट था। तो उस प्रोविंशियल कोर्ट का रेगुलेशन किसके हाथ में है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, फ्रेम करना, वो सब अब गवर्नर जनरल के हाथों में है। नेक्स्ट, थर्डली, ये अब बोला गया कि जो अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, अगर प्रोविंशियल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसका कुछ लिटिगेशन होता है और उसको एस्केलेट किया जाता है, जो एस्केलेटेड मैटर है वो अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएगा, बल्कि गवर्नर जनरल की काउंसिल उसे अब डिसाइड करेंगे। तो ये तीन मुख्य पावर्स गवर्नर जनरल को यहाँ पे दिया जाता है।
ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर से हट जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कुछ पावर दिया जाता है। क्या पावर? रेवेन्यू कलेक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है। रेगुलेशन कर सकता है वो प्रोविंशियल लेवल ऑफ कोर्ट पे। देन अपील जो आता है प्रोविंशियल कोर्ट से, अब वो सुप्रीम कोर्ट का ना जाकर वो आ जाता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, वो केस आ जाता है। थर्ड जो होता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दिया जाता है कि वो अब से जो जजमेंट करे वो कम्युनिटी बेस्ड जजमेंट करे। इसका मतलब क्या है? जो लॉज होते हैं, देखो जैसे हिंदू लॉज होते हैं, कुछ मोहम्मदियन लॉज होते हैं, जो मुस्लिम लॉज होते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करके उसके बेसिस पे एक कम्युनिटी को वो जज करे। तो रेस्पेक्टिव कम्युनिटी के लॉज को फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट अब से जजमेंट दे। तो ये मुख्य 3 चेंजेस होती हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 में, जिसे क्या बोला जाता है? द एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ऐसा नामकरण क्यों होता है? बिकॉज 1773 में जो बवाल मचा दिया था सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर पूरा रिड्यूस हो गया था। उसको रिस्टोर करने के लिए इमीडिएटली ये एक्ट लाया जाता है इन द ईयर ऑफ 1781। और ये जो डेट है 1781 जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ये डेट को जरा ध्यान से देखो। मीनवाइल इन द अमेरिका ड्यूरिंग दिस टाइम हो रहा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था। अमेरिका के 13 कॉलोनीज को कैप्चर किया हुआ था ब्रिटिश वहां पे। एग्जैक्टली इंडिया में जो हो रहा था, जो आगे होने वाला था, वही सीन चल रहा था। ब्रिटिश लोग वहां पे कैप्चर किए हुए थे। और इस दौरान एक अजीब घटना होती है कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन से गए अमेरिका में वहाँ पे कंट्रोल करने ऑफिसर्स बन के, वो क्या करने लगे? अब वो क्राउन की अथॉरिटी को रिजेक्ट करके खुद वहाँ पे शासन करने लगे। वो क्राउन को बाईपास करके, बॉयकॉट करके इंडिपेंडेंट हो गए। वहाँ पे वो अथॉरिटी एंजॉय कर रहे थे, मोनार्क को यहाँ पे धोखा देकर खुद अपनी पावर वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। वो इंडिपेंडेंट हो गए ऑफ द ईयर, वहाँ पे वो बस गए, सेटल हो गए वहाँ पे। Now this is a major issue, this is a problematic thing. क्राउन ने भेजा था ऑफिसर्स टू कंट्रोल अमेरिका। ये ऑफिसर्स क्या करते हैं? क्राउन को बाईपास करके अमेरिका में ही सेटल हो जाते हैं। धोखा, अलग लेवल का धोखा। अब ये जो बखेड़ा अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी शुरू ना हो जाए, इसके लिए ब्रिटिश का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होता है उस समय विलियम पिट। तो विलियम पिट लाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है। कौन लाता है? विलियम पिट लाता है। विलियम पिट कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का नया प्राइम मिनिस्टर, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। बहुत होशियार होता है वो। अमेरिकन एनेक्सेशन रिपीट ना हो पाए इंडिया में, इसके लिए ये एक्ट आता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस एक्ट इज, यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कंपनी इंडिया में जो टेरिटोरीज एनेक्स किए हुए हैं, जो सारे टेरिटोरीज यहाँ पे कैप्चर हुआ है, उसका सुप्रीम कंट्रोल किसके पास है? कंपनी के पास नहीं है, बल्कि क्राउन के पास है। नाउ दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिक्लेरेशन होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सारे पोजीशन किए हुए हैं, जो सारे एक्वायर किए हुए हैं, वो सारे बिलोंग करते हैं ब्रिटिश क्राउन को। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति नहीं है, वो डायरेक्टली क्राउन का प्रॉपर्टी है। द क्राउन हैज द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो इसी ये जो स्टेटमेंट है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्कीम आता है, द स्कीम ऑफ द डबल गवर्नमेंट। क्या किया जाता है? यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी के जो मामले हैं, अफेयर्स हैं, द अफेयर्स वेर डिवाइडेड, द फंक्शनैलिटीज वेर डिवाइडेड। क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले क्या कर रही थी? कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को कंट्रोल कर रहा था वो। नाउ क्या होता है? उसके कमर्शियल विंग और पॉलिटिकल विंग को सेपरेट कर दिया जाता है। कमर्शियल के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना है, कैसे एक्सपेंड होगा, वो उनका दायित्व बन जाता है कमर्शियल अफेयर्स को वहाँ पे डील करना। फॉर द पॉलिटिकल पार्ट एक नया बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसको बोला जाता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और याद रखें, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो डायरेक्टली क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, क्राउन उनको डायरेक्टली कंट्रोल करता है।
तो देखो, सरासर यहाँ पे एक डबल गवर्नमेंट वाली स्थिति आ जाती है। क्या होता है, कमर्शियल मामले को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबसे हैंडल करेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसको हैंडल करेगा कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और टू बी मोर प्रिसाइज, क्या क्या मामले आते हैं अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द सिविल मैटर, द रेवेन्यू रिलेटेड थिंग्स, मिलिट्री अफेयर्स, ये सारे के सारे अब किसके अधीन आ जाते हैं, इट कम्स अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करता है क्राउन। ठीक है, बड़े ही शातिर दिमाग से विलियम पिट ने क्या किया, डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कमर्शियल किसको दे दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता है, क्राउन कंट्रोल करता है। ठीक है, वेल एंड गुड। ना उसके 2 साल बाद, इमीडिएटली आफ्टर 2 years, विलियम पिट एक दूसरा एक्ट पास करवाता है। और ये एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखा जाए तो ही वॉज एन ऑनरेबल मैन। अमेरिकन कॉलोनीज में वो बहुत ही ब्रिलियंट वर्क किया, तो उसके लिए उसका जो रेस्पेक्ट फैक्टर था वो बहुत ही हाई था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बन सके द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके लिए पिट्स ने क्या किया, एक सेकेंड एक्ट लाया 1786 में। ये एक्ट में कॉर्नवालिस की 2 डिमांड थी। कॉर्नवालिस को अगर गवर्नर जनरल बनना था, उसने 2 शर्तें रखी। फर्स्ट, कि वो क्या कर सके, काउंसिल के डिसीजन को स्पेशल केसेस में ओवरराइड कर सके। जो पहले हमने देखा था, गवर्नर जनरल जब बना था, अब बंगाल बना था, उसके नीचे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। तो गवर्नर जनरल हैज टू वर्क अपॉन देयर एडवाइस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को यह चाहिए था कि स्पेशल केसेस में उनके एडवाइस के विरुद्ध जाकर भी गवर्नर जनरल को यह अथॉरिटी दिया जाए कि उनके डिसीजन को वो वीटो कर सके, उनके डिसीजन को वो ओवरराइड कर सके। ठीक है, और वो स्पेशल केसेस को अगर हम इलैबोरेटली देखते हैं तो वो रिलेटेड है टू द पीस, शांति, डिफेंस रिलेटेड, और ऐसे ही वेलबींग। ओके, तो पीस, डिफेंस एंड वेलबींग मैटर में क्या कर सके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओवर रूल कर सके, वीटो कर सके टू द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेकंड डिमांड जो कॉर्नवालिस की थी, दैट इज वो खुद कमांडर इन चीफ बन जाए। कमांडर इन द चीफ का मतलब जो ब्रिटेन आर्मी था ना, आर्मी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, तो उसका मुख्य भी खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस बन सके। विलियम पिट क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करवाकर एक्ट ऑफ 1786 यहाँ पे लाता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लो कौन कौन से एक्ट हमने कवर किया। सो एट फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द एक्ट ऑफ 1773, जहाँ पर क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जाता है। ठीक है, गवर्नर को प्रमोशन देके। उसके बाद क्या किया जाता है, इन द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, ये क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, पिट्स लाता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अमेरिका में जो बवाल मचा था वो इंडिया में रेप्लिकेट ना हो सके इसके लिए लाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश पोजीशन को डिक्लेरेशन होता है, क्राउन को सुप्रीम बना दिया जाता है ओवर द कंपनी। देन कॉर्नवालिस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है इन द एक्ट ऑफ 1786 कि वो क्या कर सके, काउंसिल के डिसीजन को अब ओवर रूल कर सके। कमांडर ऑफ चीफ का पोजीशन वो खुद एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे एक्ट ऑफ 1793 7 साल बाद फिर आता है। नाउ आफ्टर द 7 years ये क्या किया जाता है, यहाँ पे देखो प्रथम मुख्य चेंज जो किया जाता है, कॉर्नवालिस का जो स्पेशल प्रिविलेज मिला था। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, पावर एक्सटेंशन क्या लिखा है कि कॉर्नवालिस का जो प्रिविलेज मिला था उसको बढ़ाया जाता है ओवर द ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कॉर्नवालिस को जो स्पेशल स्टेटस मिला था, जो वीटो पावर मिला था, फ्यूचर के जो बंगाल का गवर्नर जनरल होंगे वो सब ये पावर अब से एंजॉय कर सकेंगे। काउंसिल के डिसीजन को वो स्पेशल केसेस में ओवररूल कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं,
ऑल्सो इट वॉज एक्सटेंडेड टू द गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी। तो ये बात तो थी कॉर्नवालिस की ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन। प्रेसिडेंसीज में भी जो गवर्नर थे उनका भी ये पावर बढ़ाया गया कि वो अपने खुद के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं उनके डिसीजन को प्रेसिडेंशियल लेवल में वो क्या कर सके, ओवररूल कर सके। तो जैसे ही देखो, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दिया गया, सिमिलरली गवर्नर्स को प्रेसिडेंसीज की, जैसे मद्रास का प्रेसिडेंसी हो गया, मुंबई का प्रेसिडेंसी हो गया, उनके गवर्नर्स को भी ये पावर दे दिया गया कि उनको थोड़ा थोड़ा वीटो मिल जाए। फिर नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की कंट्रोल और बढ़ा दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को और उनका पावर छीन लिया गया। सो क्लियरली इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस इज अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के और क्राउन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बहुत ही पावर दिया जा रहा था एंड मोर कंट्रोल ओवर द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी उसको प्रोवाइड किया गया। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो यहाँ पे मोनोपोली की बात आती है। देखो, मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल और बढ़ाया गया ना। ये जिक्र ही क्यों होता है, हमने तो देखा था 1600 में ये चार्टर साइन करवा के लाते हैं फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ कि इंडियन ओशन रीजन में ये सब ट्रेड कर सके। फिर 20 साल एक्सटेंशन का मतलब क्या था, ये टाइम देखो 1793 का टाइम तुम देखो, ये टाइम में क्या होता है, यूरोप के मार्केट्स यहाँ पे क्या होता है, कोलैप्स कर जाते हैं, ऑल ड्यू टू द नेपोलियन का राइज होता है। वो क्या करता है, यूरोप में कंप्लीट दहशत मचा के रखा है, पूरा फ्रांस के आसपास के एरिया को एनेक्स कर रहा था। एंड उस वक्त नेपोलियन का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसीलिए वो यूरोप में ब्रिटिश के जो मार्केट्स थे उसको पूरा ख़त्म कर रहा था। और इसी वजह से ब्रिटिश के और जो व्यापारी थे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं था ना, और भी जो ट्रेडर्स थे और भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, अब क्राउन को प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाए, हम यूरोप के बाहर इंडिया में भी अपना व्यापार स्टार्ट करें। तो इसके लिए क्या किया गया, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को और 20 साल तक बढ़ाया गया। ठीक है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरएवर मोनोपोली था उसको क्या किया गया, वो बोला गया कि अब 20 साल के लिए तुम मोनोपोली कर सकते हो। ठीक है। थर्ड थिंग इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो एस्टैब्लिश हुआ था, याद है प्रीवियस एक्ट में हमने देखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था जो कि क्या करे, पॉलिटिकल सिनेरियो को कंट्रोल करे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स की सैलरी इज टू बी पेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंडियन ट्रेजर से वो जाएगा। इसको कहा गया कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स तुम्हारे लिए काम कर रही है यहाँ पे, तुम यू वेर इनएफिशिएंट टू मेंटेन योरसेल्फ, इनएफिशिएंट टू डील विद द पॉलिटिकल अफेयर, इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। उनकी सैलरी अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब इनडायरेक्टली देखो इंडियन ट्रेजर से ही जा रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी। तो 4 पॉइंट में ये मेंशन है कि कमांडर इन द चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, मतलब उसके जो 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें कमांडर इन चीफ नहीं आता अनटिल एंड अनलेस उसको स्पेसिफाई किया जाए। गवर्नर जनरल खुद डिमांड कर सके कि ये कमांडर इन चीफ मुझे चाहिए मेरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अनटिल एंड अनलेस ही स्पेसिफाइड, वो पार्ट नहीं था। ये 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेपरेट थे, कमांडर इन चीफ एक सेपरेट था। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये लगता है कि मुझे इसको इंक्लूड करना चाहिए, तब वो हो सकता, अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड वो पार्ट नहीं था। नाउ 5th पॉइंट में ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे चले आते हैं। देखो फर्स्ट की अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंसेस ग्रांट करने की अथॉरिटी मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये लाइसेंसेस क्या होता है, मतलब जो लोकल ट्रेड्स होते हैं कंट्री के अंदर, जो कंट्री ट्रेड्स होते हैं, विलेज ट्रेड्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, छोटे जो व्यापारी होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जोमेटो स्विगी जो है उनको ऑपरेट करने के लिए फूड लाइसेंस चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अथॉरिटी दिया जाता है कि लोकल ट्रेडर्स को भी लाइसेंस दे सके। और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि दिस लेड टू द ओपियम शिपमेंट टू द चाइना। ओपियम, चाइना में ओपियम शिप होता था। और आगे हम जब देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, तो द फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, द फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो ओपियम, क्योंकि चाइना पूरा लत
चाइना में लत मार गई थी ओपीएम की। तो ये लाइसेंस जब से ईस्ट इंडिया कंपनी देने लगा, सब लोग क्या कर रहे थे, एडिक्टिव फार्मिंग कर रहे थे और वो चाइना को यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था। सही है। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे माल अदालत एक होते थे, ठीक है। द माल अदालत वर्क वाज टू डील विद द रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू मैटर्स किसके अंडर आता था, कलेक्टर के अंडर आता था। तो माल अदालत के जुरिडिक्शन किसके हाथ में था, कलेक्टर के हाथ में था, ठीक है। तो द माल अदालत यहाँ पे डिसअपियर होने लगे इस एक्ट के बाद। किस एक्ट, द एक्ट ऑफ 1793। बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू मैटर और जुडिशियरी मैटर को सेपरेट कर दिया गया, जिस वजह से माल अदालत यहाँ पे डिसअपियर, इट स्टार्टेड टू डिसअपियर। माल अदालत अब वैलिड नहीं थी, ठीक है। तो 1793 के ये कुछ मुख्य प्रावधान थे। फर्स्ट हमने देखा पावर को एक्सटेंशन किया गया। कॉर्नवालिस की जो लेगेसी है, लेगेसी तो नहीं, कॉर्नवालिस की जो प्रिविलेजेस थे वो सारे गवर्नर जनरल इन फ्यूचर को एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ गवर्नर लेवल में भी वो चीज़ को एक्सपेंड किया गया। मोनोपोली को अल्टीमेट अनलिमिटेड मोनोपोली से हटाकर अब बोल दिया गया कि 20 साल के लिए तुम्हारा मोनोपोली है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी is now to be filled from the Indian Treasury। कमांडर गवर्नर जनरल की काउंसिल में वो बाध्यमूलक मेंबर नहीं है, अगर उसको अपॉइंट किया जाए तब ही वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होगा। अदर चेंजेस में हमने देखा लाइसेंसेस ग्रांट करने की परमिशन मिल गई टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके वजह से चाइना में ओपीएम एक्सपोर्ट होने लगा। डिसअपियरेंस ऑफ द माल अदालत होने लगा। माल अदालत वो जो वर्क था ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियरी उसको सेपरेट किया गया, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे ऑफ द 1793 एक्ट। नाउ ये 1793 के एक्ट के बाद आता है 3 चार्टर एक्ट। 1813 का एक्ट, 1833, 1853, तीनों के बीच 20 ईयर्स का डिफरेंसेस है, ठीक है। ये 3 चार्टर एक्ट जो है इसका सरासर मतलब है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बोरिया बिस्तर समेटो, निकल यहाँ से। तो देखो होता क्या है कि 1793 के चार्टर और 1813 के चार्टर के बीच, इस बीच क्राउन को बहुत प्रेशराइज आता है फ्रॉम द अदर बिजनेसमैन, अदर इंडस्ट्रियलिस्ट। उस वक्त क्या 1793 का समय है, ब्रिटेन में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो चुके थे। इंडस्ट्री सेटअप होने का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट का मतलब दे नीड अ मार्केट टू सेल। तो इसीलिए और भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, इससे और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज थे जो कि इन्फ्लुएंशियल थे, अमीर थे। वो क्या करने लगे, क्राउन को एक्सट्रीम प्रेशर में डालने लगे कि भाई तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को वहां से हटाओ, हमें भी मौका चाहिए। वी ऑल्सो नीड अ मार्केट, इंडियन मार्केट्स को हमें भी अलाउ करो, हम जाके हमारा ट्रेड वहां पे कर सकेंगे। और जस्ट आफ्टर दिस आता है 1713 का चार्टर एक्ट। देखो कैसे बताया था, 1713, उसके बाद 1733, 20 साल के बाद फिर आता है 1753। ये 3 चार्टर एक्ट्स बोरिया बिस्तर बांध, ठीक है। देखते हैं द फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि मोनोपोली के ऊपर कुछ काम हुआ। क्या काम हुआ, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राज कर रही थी, इकलौता ही वो क्या कर सकेगा, ट्रेड कर सकेगा, एंटायर मार्केट कैप्चर वो किया हुआ था, वो ट्रेड मोनोपोली को अब अबॉलिश किया जाता है। दूसरे बार सुनो, वो ट्रेड मोनोपोली को ये अबॉलिश किया जाता है। जो ट्रेड मोनोपोली 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था एंड इन द ईयर ऑफ 1813 उससे फाइनली अबॉलिश किया जाता है। ऑलराइट, बट एक्सेप्ट 2 एरियाज, ठीक है, 2 चीज ऐसे थे जहां पे उनको अभी भी मोनोपोली कंटिन्यू करने की अनुमति थी। वो 2 चीजें हैं कि टी, चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें उनका मोनोपोली रहे। सेकेंड इज द ट्रेड विद द चाइना। और बताओ यहाँ पे कमेंट पे लिखे ट्रेड विद द चाइना कौन सा चीज बहुत फेमस था ट्रेड विद द चाइना, ओपियम। ऑलराइट, सो इन द मोनोपोली पॉइंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे अबॉलिश किया गया, एक्सेप्ट 2 थिंग्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू कंटिन्यू इट्स ट्रेड मोनोपोली इन द एरिया ऑफ टी, चाय के सेक्टर में वो मोनोपोली दिखा सकते हैं। सेकेंडली,
चाइना के साथ जो सारे ट्रेड होते हैं, जो सारे डील्स होते हैं, वहाँ पे वो मोनोपोली उनका पोर्ट्रे कर सकते हैं। सेकंड चीज़, क्राउन सोवरेंटी। क्राउन सोवरेंटी वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड। देखो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया, वहां पे ये कहा गया कि क्राउन कंप्लीट पोजीशन रखता है, पर इन द एक्ट ऑफ 1813 अब ये बोला गया है कि क्राउन का कंप्लीट सोवरेंटी है, उसमें ऑफिशियली पूरा डिक्लेरेशन कर दिया गया। ऑल द टेरिटोरीज जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया था, वो सारे एरिया एंड टेरिटोरीज उसके ऊपर सॉवरेन बनेगा ब्रिटिश क्राउन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 1813 पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाकर अपनी प्रचार कर सके, दे कैन प्रीच इन इंडिया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एजुकेशन को यहाँ पे रिफॉर्म किया गया एंड इट इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर। कोई कुछ कहे ना कहे, दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट किया गया। नो डाउट इंडियन के एंशियंट एजुकेशन बहुत ही एडवांस के थे, be it with the calculation of the planetary movement, be it the mathematics, Indian ancient वैदिक सिस्टम के एजुकेशन बहुत एडवांस के थे, जो मुनि ऋषि करते थे। पर ये कॉमन जो लोग थे, कॉमन सिटीजन, उनको उतना एक्सेस नहीं था। इट ऑल स्टार्टेड बाय वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। लोगों के बीच साइंटिफिक, मैथमेटिक, लिटरेचर बेस का एजुकेशन ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे शुरू कर दिया, जिसका मेजर इम्प्लीकेशन था कि सोसाइटल लेवल पर थिंकिंग कैपेसिटी और एजुकेशन थोड़ा एलिवेट हो सके। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट जो थे उनको अब अलाउ किया गया है, दे कैन इम्पोज टैक्स एंड इवन पनिश। लोकल गवर्नमेंट मतलब जो गांव में ऐसा होता नहीं है, जो खुद को समझते हैं कि वो सर्वा है, मुखिया, तो उन लोगों को क्या किया गया कि उनको ये बोल दिया गया कि यार भाई तुम देखो, तुम अब टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हें टैक्स नहीं देगा उसे पनिश कर सकते हो। बल्कि देखो ये जो टैक्स थे वो ऐसे कुछ हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं थे, माइनर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट, जैसे ही कुआं बनाना, कहाँ पर नाली को साफ करना, ऐसे बेसिक लोकल पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वो कर सकते थे लोकल लीडर्स जो होते थे। सो दे कैन इम्पोज टैक्स एंड कैन पनिश। So this was also included in the Act of 1813. फिर आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इन तीनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है क्योंकि ये तीन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकअप यहाँ पे होता है। एक्ट ऑफ 1833 में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर यहाँ पे होता है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको फिर से प्रमोट करके अब बना दिया जाता है द गवर्नर जनरल ऑफ द एंटायर इंडिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल प्रेसिडेंसी जो उस वक्त सबसे अमीर था, उसके गवर्नर जनरल को अब प्रमोट करके बनाया जाता है एंटायर भारत का, एंटायर इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उस वक्त अखंड भारत था हमारा, तो एंटायर अखंड भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। एंड ये ट्रिविया क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हम यहाँ पे देख सकते हो वारेन हस्टिंग बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? विलियम बेंटिक बना था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो गवर्नर जनरल तो बन गया एंटायर इंडिया का गवर्नर जनरल, उसको यहाँ पे कुछ ऑथोरिटीज दिया जाता है, द ऑथोरिटी ओवर द एंटायर ब्रिटिश पोजीशन ऑफ द इंडिया। जो जो भी एरियाज, जो जो भी टेरिटोरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया हुआ था, सबका मालिक सर्वा कौन होता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। होता तो है वो क्राउन का, ठीक है, पर क्राउन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। क्राउन के बिहाफ पर लोकल मतलब इंडिया में कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर भी दिया जाता है। लेजिस्लेटिव का अर्थ है कि लॉ मेकिंग एबिलिटी। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उनका पावर यहाँ पे छीन लिया जाता है, उनका पावर लिमिट कर दिया जाता है, सारे पावर ट्रांसफर हो जाता है टू द सेंट्रलाइज्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो ये जो था ना 1833 का
रेगुलेट जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीटली छिन जाता है, वो चला जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू मेक लॉज, हैज़ द पावर एंड कंप्लीट ऑथोरिटी ओवर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया। फिर सेकेंड थिंग यहाँ पे होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल को यहाँ पे फिर से लिमिट कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का देखो, पहले हमने क्या देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था, कमर्शियल जो बॉडी था उसको कंट्रोल करेगा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे इन द ईयर ऑफ 1833 अब बोला जाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत हो गया तेरा कमर्शियल व्यापार यहाँ पे, नाउ द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज अबॉलिश्ड। ठीक है, अब जो सिर्फ था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ही यहाँ पे था। पॉलिटिकल एक्टिविटी वो भी किसके कंट्रोल में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इन टर्न बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके कंट्रोल में था, क्राउन के कंट्रोल में। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो क्राउन डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, सो द ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी कब अबोलिश किया जाता है, इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये अबोलिश किया जाता है। थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट वन, यहाँ पे एक प्रोविजन दिया जाता है कि इंडियंस को यहाँ पे अलाउ किया जाता है फॉर द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। यहाँ पे देखो, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस का अर्थ ये है कि जो हायर रैंक के ऑफिसर्स थे, जो मतलब जैसे IAS IPS लेवल के जो है ना, क्लास 1 क्लास A ऑफिसर्स, तो वो वाली प्रोविजंस इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं था। पहला नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विस जैसे होता है ना, जैसे हमारा क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया, तो ये सारे जॉब्स अवेलेबल थे, दे आर एलिजिबल, इंडियंस वेर एलिजिबल फॉर इट। पर 1833 में ये प्रावधान रखा जाता है कि कोवेनेंटेड सर्विस भी इस क्या किया जाए, इंडियंस के लिए अलाउ किया जाए। पर ये देखो, ये हैवी अपोज होता है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखो ये कंप्लेन करने लगे कि भाई तुमने तो हमारा कमर्शियल राइट ही यहाँ पे छीन लिया, तो कुछ तो हमारे लिए एक्सक्लूसिव रखो, इंडियंस को फिर भर्ती कर लोगे तो हमारा वैल्यू कहाँ। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसे पूरा अपोज करने लगे, खुद के लिए ये क्या किए, रिजर्व करने लगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये मुख्य 3 प्रावधान थे ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे पूरा होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमोशन करके बना दिया जाता है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है विलियम बेंटिक, एंड उसका अथॉरिटी ओवर द एंटायर सब प्रोविंसेस कम्स अंडर हिम। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल को यहाँ पे क्या किया जाता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट अबॉलिश किया जाता है। सिविल सर्विस के मामले में यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं कि कोवेनेंटेड सर्विसेज यहाँ पे ओपन किया जाता है फॉर द इंडियन, पर वो हैवी बैकलैश को फेस करता है बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सो ये प्रोविज़न यहाँ पे कारगर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ 1833 एक्ट। आफ्टर 1833 क्या होता है ना, हमने जैसे देखा यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सट्रीम पावर दिया जाता है, और अब वो क्या करने लगता है, इंडियन टेरिटोरीज को एनेक्स करने लगता है। जो सारी उस वक्त के रियासतें थे, राजा महाराजा लोग थे, उनके जो क्षेत्र थे उनको कंप्लीट एनेक्स करने के लिए प्लान बनाता है, वेरियस एक्ट पास करता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, झांसी की रानी वाला जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स पास होता है। ऐसे बहुत ही ऐसे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स पास होते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश का पोजिशन जो है वो बहुत ही हैवी रेट से एक्सपेंशन कर सके। एनेक्सेशन प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। एंड ऑब्वियसली ये सब करने के लिए उसके ऊपर बहुत ही हैवी वर्कलोड पड़ता है। इस हिसाब से 20 साल पास कर जाते हैं, एंड फाइनली द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, विच इज द फाइनल चार्टर एक्ट ऑफ द एंटायर कंपनी रूल। इसके बाद इससे हम बोल सकते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से अभी तक ट्रेड करती आ रही थी, फाइनली 1853 में उसको पैकअप कर दिया जाता है।
देखो, फर्स्ट क्या होता है कि गवर्नर जनरल का फंक्शन को यहाँ पे सेपरेशन कर दिया जाता है। पहले हमने देखा था गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए ही हैड अ 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो जैसा था वैसा रहता है। अब एक नया बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाता है, दैट इज द लेजिस्लेचर को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इंडिया का गवर्नर जनरल का देखो, उसका वर्क को सेपरेट कर दिया जाता है। वन होता है लेजिस्लेचर विंग, अनदर इज द एग्जीक्यूटिव, जो जैसा था वैसा रहता है। लेजिस्लेचर में क्या किया जाता है, 6 मेंबर्स को रखा जाता है, जिससे बोला जाता है 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, ठीक है ना। ये 6 मेंबर क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स होते हैं। एंड दिस एंटायर बॉडी को क्या बोला जाता है, इसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। एंड इट एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल बिकॉज डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अंडर में ही आते हैं, प्रोविंशियल तो नहीं है ना, सेंट्रल है, सही है। तो हमने देखा, क्या देखा हमने, 1853 में गवर्नर जनरल का फंक्शन को सेपरेट कर दिया जाता है, 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिलर बिठाया जाता है। एग्जीक्यूटिव तो पहले से ही था, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। नाउ द 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर इज अ न्यू एडिशन। सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज तो रहा एस्टेब्लिश किया गया। सेकेंड चीज, ये जो 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे, यहाँ पे उनका लोकल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान भी रखा जाता है। 6 में से 4 आउट ऑफ 6 मेंबर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो डिफरेंट प्रोविंसेस होते थे, जैसे मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, आगरा का नया प्रोविंस बना था, तो उसके गवर्नर्स जो थे, उसके गवर्नर्स अपॉइंट करेंगे। ये जो 4 मेंबर्स होंगे आउट ऑफ 6, उनको लोकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। थर्ड, बंगाल का गवर्नर को एस्टेब्लिश किया गया। देखो, पहले क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही एंटायर इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, तो बंगाल का भी तो वैक्यूम हो गया ना, तो इसलिए बंगाल के मैनेजमेंट के लिए बंगाल के लिए एक गवर्नर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया वहां पे, ठीक। फोर्थ है कि सिविल सर्विसेज, जो हमने पहले देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसे अपोज कर रहे थे, अभी क्या किया गया, सिविल सर्विसेज कंप्लीटली ओपन कर दिया गया, ठीक है। कौन सा सिविल सर्विस, कवर्नेंटेड सिविल सर्विस। यहाँ पर एक मैक्यूले कमेटी बैठता है इन द ईयर ऑफ 1854, जिसे हम बोलते हैं द कमिटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS जिसे बोला जाता है। एंड इन द हिस्ट्री हम भी देखेंगे मैक्यूले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, सही है। तो सिविल सर्विस के मामले में क्या होता है, कमिटी ऑफ ICS दैट इज इंडियन सिविल सर्विस एस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे हम मैक्यूले कमिटी भी कहते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द टाइम ड्यूरेशन। देखो दोस्तों, प्रीवियस जितने एक्ट्स थे, प्रीवियस जितने रेगुलेटिंग या फिर चार्टर एक्ट्स थे, सबका एक टाइम ड्यूरेशन था कि फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ऐसा होने वाला है, फॉर द नेक्स्ट फलाना डिमकाना ईयर्स ऐसा होने वाला है। पर यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। क्राउन कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरटेक कर सकती है। सो दिस इज अ फाइनल इंडिकेशन जहां पे हमें ये मिलता है। ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद हो जाता है बवाल। इसके बाद आता है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे मंगल पांडे शुरू करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिपोई म्यूटिनी होता है, जिसे हम बोलते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सीन कंप्लीट चेंज कर देता है। ये जो सिपोई म्यूटिनी है, ब्रिटिश शासन का सीन को कंप्लीट चेंज कर देता है। एंड एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे ब्रिटिशर्स डर जाते हैं। ब्रिटिशर्स स्टार्ट टू थिंक कि भाई हमने गलती क्या की यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे का स्टोरी रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे का रहने वाला है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे द क्राउन्स रूल। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नाउ इट्स योर टर्न। गिव अ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आई वुड इंसिस्ट कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। एंड फॉर द नोट्स बहुत ही जल्द हम टेलीग्राम चैनल में उसे अपलोड कर दूंगा, लिंक यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। So for the next video, up till then, take care. God bless you.